मिठाईपुर नाम के गांव में हारिका नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। हारिका काफी होशियार और समझदार लड़की थी। वो बाकी बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसने खुद एक छोटा सा ट्रैक्टर बनाया था, जो असली ट्रैक्टर से कुछ कम नहीं था। आज के लिए इतना काफी है बेटा, चलो खाने का समय हो गया है। बस एक बार और चला लेने दीजिए पिताजी, वैसे भी कल से मुझे स्कूल जाना है। ये कहते हुए हारिका फिर से अपनी ट्रैक्टर चलाने लगती है। हारिका के पिता गोविंद एक मछुआरे हैं। वो दिन भर मेहनत से मछलियाँ पकड़कर ले जाकर अपनी पत्नी को देता है, जो एक दुकान में बैठकर ग्राहकों को वो मछलियाँ बेचती है। ऐसे हारिका की माँ और पिताजी दोनों मिलकर ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे और सुकून से रहने लगते हैं। हमेशा की तरह हर हफ्ते में एक बार दुकानदारों से हफ्ता वसूली करने के लिए आया हुआ वहाँ का गुंडा हारिका की माँ से पैसे मांगता है। तब हारिका की माँ, मैंने अभी अभी दुकान खोली है भाई साहब, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया है, इसलिए मेरे पास फिलहाल के लिए कोई पैसे नहीं है। मैं तुम लोगों से ये बात 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे बहाने पसंद नहीं है। ए राजू और श्याम, खींच दो इसका तांबू। ये कहते ही उस गुंडे के आदमी हारिका के माँ की दुकान के सपोर्ट के लिए लगाए हुए लकड़ियाँ खींच देते हैं। उसकी वजह से उसकी दुकान तो टूट ही जाती है, लेकिन साथ में वो सारी छत आकर हारिका की माँ के ऊपर गिरने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो गुंडा वहाँ से चला जाता है और गांव वाले हारिका की माँ को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। ये बात पता चलते ही हारिका और उसके पिता भी हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तुम्हें उस राक्षस से बहस करने की क्या जरूरत थी? हमेशा की तरह थोड़े पैसे दे देती तो काम हो जाता ना। मेरे पास सच में एक पैसा भी नहीं था, तो मैं उसे पैसे कैसे देती? वो जो कोई भी है, उसने हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा। गोविंद की दुकान टूट गई थी, उसे ठीक करने में कुछ दिन तो लगने वाले थे और ये हारिका की माँ को भी ठीक होने के लिए काफी समय लगने वाला था। ऐसे में गोविंद अकेला मछलियाँ पकड़कर फिर उन्हें बेचने का काम नहीं कर सकता था, इसलिए हारिका अपने पिता की मदद करने का फैसला करती है। हारिका अपने छोटी सी ट्रैक्टर में मछलियों को डालकर गांव में घूमते हुए मछलियाँ बेचती है। उसे देखकर लोग खुश हो रहे थे और मछलियाँ भी खरीद रहे थे। ऐसे घरों के पास जाकर बेचने की वजह से हारिका का काम जल्दी खत्म हो रहा था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई भी कर पा रही थी। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछलियाँ। ऐसे मछलियाँ बेचते वक्त एक दिन वही गुंडा हारिका को रोक लेता है। सुना है कि तुम काफी दिनों से इस छोटी सी ट्रैक्टर में अपना व्यापार कर रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि इस गांव में व्यापार करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं? चुपचाप 10,000 निकालो, वरना मैं इस पिड्डे से ट्रैक्टर को उठाकर नाले में फेंक दूंगा। एक और शब्द मेरे ट्रैक्टर के बारे में कहा तो ठीक नहीं होगा। हिम्मत है तो मेरे ट्रैक्टर के साथ एक रेस लगाकर दिखाओ। अगर तुम जीते तो मैं 10,000 भी दूंगी और मेरा ट्रैक्टर भी दूंगी। हार गए तो अंजाम बुरा होगा। ये कहते हुए हारिका उस गुंडे को उकसाते हुए बड़ी चालाकी से रेस के लिए मान लेती है और जब रेस शुरू होती है तब वो गुंडा आगे पीछे देखे बिना बड़े जोश में हारिका के ट्रैक्टर के पीछे भागता है। हारिका अपनी मछलियों से भरी हुई ट्रैक्टर सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर रुकती है और पुलिस वालों को
सारी बात बता देती है कि कैसे ये गुंडे और इसके आदमी गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। तब पुलिस वाले उसे अंदर डाल देते हैं और उसके आदमियों को भी पकड़कर लेकर आते हैं। तो आखिरकार तुमने अपनी माँ का बदला ले ही लिया उस गुंडे से। वो तो लेना ही था पिताजी। हम ऐसे ही किसी की गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तुम सिर्फ अपनी माँ बदला ही नहीं लिया है बेटा, तुमने हम सबको उन राक्षसों से बचा लिया है। ऐसे सब लोग हारिका की खूब तारीफ करते हैं और वो हमेशा की तरह अपने ट्रैक्टर में मछलियाँ बेचने लगती है। विक्टर एक वाटिकन नाम की छोटी सी कॉलोनी का वॉचमैन था। विक्टर की ड्यूटी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक होती है। विक्टर की तनख्वाह सिर्फ नाम की ही होती है। महीने के 2-3 हजार से किस घर का गुजारा होता है भला। साहब जी, कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाली है, पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाते तो अच्छा होता। हमारे लिए भी तो क्रिसमस आता है ना विक्टर। अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा तो हमारे क्रिसमस का क्या होगा? विक्टर दूसरी बात कहे बिना चुपचाप वहाँ से चला जाता है। विक्टर के 2 छोटे बच्चे हैं, एक सारा और एक ऐना। विक्टर की पत्नी इन दोनों जुड़वा बहनों को जन्म देते ही गुजर गई थी। तब से विक्टर अकेला ही उन दोनों को संभाल रहा था। विक्टर हर साल क्रिसमस पर अपनी बेटियों को गिफ्ट्स लेकर आकर देने का वादा करता है और जब क्रिसमस आ जाती है तब उसके जेब में 1 पैसा भी नहीं होता है। जब सारा और ऐना उनसे अपने गिफ्ट्स मांगती थी तब विक्टर उन्हें ये कहकर चुप करवा देता था कि सांता उनके घर आना भूल गए हैं। लेकिन अब सारा और ऐना इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें अपने पिता की तकलीफें समझ में आने लगी है। इसलिए वो दोनों कभी भी अपने पिता से कुछ भी नहीं मांगती है। क्या बात है बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों पिछले सालों से कोई भी क्रिसमस गिफ्ट नहीं मांग रहे हो। क्या बात है बेटा? हमने खुद से सांता को खत लिखना सिखा लिया है पिताजी, इसलिए आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों भी ये बात जानते हो कि सैंटा क्लॉज सिर्फ एक कहानी है, वो सच में नहीं होते हैं। मैं इस क्रिसमस पर तुम दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लेकर आऊंगा। अपने पिता की बात सुनने के बाद भी सारा और ऐना ना तो कोई जवाब देती है और ना मुस्कुराने की कोशिश करती है। विक्टर मन ही मन में ये सोचकर दुखी होता है कि उस पर उसकी बेटियों को जरा सा भी विश्वास नहीं है। लेकिन सारा और ऐना के चुप रहने के पीछे एक वजह थी। दोनों बहनें अपने कमरे में जाने के बाद आपस में बात कर रहे थे। बातें कमरे के बाहर खड़ा विक्टर सुन लेता है। पिताजी के सामने चुप रहना मुश्किल था, लेकिन हम चुप ना रहकर उनसे कुछ भी कहते तो वो फिलहाल के लिए तो खुश रहते हैं, लेकिन अगले क्रिसमस तक पिताजी हमसे आंख मिलाकर भी बात नहीं कर पाते। हाँ ऐना, मैं भी ये बात अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तो मैं भी चुप थी। वो बातें सुनने के बाद विक्टर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और कुछ देर अकेला रहने के लिए बाहर चला जाता है। आदत से मजबूर विक्टर घूमते हुए भी उस कॉलोनी की तरफ ही चल पड़ता है। तभी उस कॉलोनी के लोग एक चोर को ढूंढते हुए आते हैं और उन्हें विक्टर नजर आता है। सब लोग उसे ही चोर समझकर उसे पकड़ लेते हैं। अब सब लोग तो मुझे अच्छे से जानते हो ना, आप मुझे चोर कैसे समझ सकते हो? मेरा काम ही आप लोगों को सुरक्षा करना है। तुम्हारी ड्यूटी तो 9 बजे ही खत्म हो गई थी ना।
रात के इस समय पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या अब तुम्हारे बच्चे अकेले नहीं है? ऐसा बात नहीं है साहब जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तो कैसी बात है फिर? हाँ, बताओ हमें भी। ये ऐसा नहीं मानेगा। पहले इसकी पिटाई करते हैं, उसके बाद इसे पुलिस के पास लेकर जाते हैं। ये कहते हुए सब मिलकर विक्टर को खूब मारते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। और जो कुछ भी हुआ सारी बात बताते हैं पुलिस को। सारे बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर विक्टर को देखकर, विक्टर, तुम? क्या ये लोग सच कह रहे हैं? मुझे पता था इस कमीने का कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर होगा, इसीलिए तो इसे पुलिस भी पहचानते हैं। कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है। तुम बताओ विक्टर, बात क्या है? तब विक्टर उस इंस्पेक्टर को सारी बात पूरे विस्तार में बताता है। उसके घर में जो हुआ, वहाँ से लेकर पुलिस स्टेशन तक पहुँचने तक जो हुआ, सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर काफी गुस्सा हो जाता है। तुम लोगों को किसी पर भी हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? और ये बताओ कि किस किस के घर में क्या क्या चोरी हुआ है? इंस्पेक्टर के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था उन लोगों के पास, इसलिए इंस्पेक्टर उन्हें अच्छी चेतावनी देकर वहाँ से भेज देता है। वो इंस्पेक्टर कोई और नहीं, विक्टर के बचपन का दोस्त था। तुम तो स्कूल में इतना अच्छा पढ़ते थे, फिर तुम्हारी हालत ऐसा कैसा हो गया दोस्त? तुम्हें तो कोई भी बड़ी नौकरी यूं ही मिल जाती, उतनी होशियार थे तुम। तुम जानते हो ना, 15 साल पहले हमारे घर जल गया था। उसमें सिर्फ अपने माँ बाप ही नहीं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स और सब कुछ खो दिया था। विक्टर की वो बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर को भी आंसू नहीं रुकते हैं और वो किसी भी तरह अपने बचपन की शादी की मदद करना चाहता है। इसलिए इंस्पेक्टर विक्टर को एक एग्जाम लिखने के लिए कहता है, जिसमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत के बिना इंस्पेक्टर उसका एग्जाम लिखने में मदद करने का वादा करता है और उसे अपना क्रिसमस अच्छे से मनाने के लिए कुछ पैसे देकर घर भेज देता है। घर पहुंचकर देखा तो सारा और ऐना गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें देखकर विक्टर खुश हो जाता है और अगले दिन सुबह जैसे कि उसने वादा किया था, वैसे ही अपनी दोनों बेटियों के लिए खूबसूरत ड्रेसेस लेकर आता है। ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है पिताजी, आप ये ड्रेस कहाँ से लेकर आए हो? इस बार सैंटा को अपने घर का पता मिल गई है बेटा, और अब से वो इसी तरह हर साल आएंगे। सारा और ऐना खुशी खुशी अपनी नई ड्रेसेस पहनकर पिताजी के साथ चर्च जाते हैं और अच्छे से प्रार्थना करते हैं कि उनके पिता की सारी मुसीबतें टल जाए। कुछ दिनों बाद विक्टर उस एग्जाम में पास हो जाता है और उसे भी पुलिस स्टेशन में एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। जीसस ने हमारी बात सुन ली है पिताजी, आपको नौकरी मिल गई और सारी मुश्किलें खत्म हो गई। जीसस हमेशा सुनते हैं, कभी कभी देर से तो कभी जल्दी सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। विक्टर उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।